जय हिंद सभी को। आज के इस वीडियो में हम लोग हो ट्राइब का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में जानेंगे, जिसको हम लोग मुंडा मानकी गवर्नेंस सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, इसको थॉमस विल्किंसन, जो एक इम्पोर्टेंट ऑफिशियल था आपका अंग्रेज़ों के समय, ब्रिटिशर्स का रूल जब था, जहाँ पूरा इंडिया में, उसी समय झारखंड में ब्रिटिशर्स का रूल था। तो थॉमस विल्किंसन एक इम्पोर्टेंट ऑफिसर था, उसका रूल था यहाँ पर। खास करके ये आपका रामगढ़ डिवीज़न जो था आर्मी का, उसका चीफ था, मजिस्ट्रेट भी रह चुका है ये आपका थॉमस विल्किंसन, जो कि 1837 में हो ट्राइब का जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है उसको एक लीगल अप्रूवल दिया गया। क्योंकि आपको पता है कि इनिशियली जब ब्रिटिशर्स आए थे तो सबसे पहले तो टैक्स कलेक्शन करने लगे, जो उनको बैटल ऑफ बक्सर के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है, इलाहाबाद, जिसमें उनको दीवानी राइट्स मिल जाता है। दीवानी राइट्स मीन्स आपका रेवेन्यू कलेक्शन का राइट, रेवेन्यू कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन का राइट्स मिल जाता है। कौन कौन से इलाके का? उड़ीसा, बंगाल और बिहार। तो उस समय का बिहार में झारखंड भी आता था। तो वो लोग जब टैक्स कलेक्शन के लिए यहाँ आए तो धीरे धीरे तो फोर्सफुली टैक्स कलेक्शन करने लगे। उसके बाद धीरे धीरे वो लोग अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो था, जो ब्रिटिशर्स का था, उसको भी वो लोग धीरे धीरे ट्राइबल लोगों में थोपने लगे जबरन, कि आप लोग अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है उसको छोड़ के जो भी जुडिशियल मामला होता था या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होता था उसको अपने हिसाब से डील करवाने का कोशिश करने लगे। लेकिन ब्रिटिशर तो दबाव में आके ट्राइबल तो किसी तरह दबाव में आके टैक्स दे देते थे। लेकिन जब उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को छेड़ा गया तो वो लोग उठ खड़े हुए और विद्रोह कर दिया। इसी का एग्जाम्पल हम लोग संथाल रिबेलियन में देखते हैं और आपका उरांव रिबेलियन में देखते हैं, और ऐसे छोटे मोटे बहुत सारा रिबेलियन हुआ है झारखंड में। ठीक है, तो ये था। तो थॉमस विल्किंसन भी उस समय थे। तो जब ये अपराइजिंग होने लगा ट्राइबल लोगों को, तब वो लोग बहुत दबाने की कोशिश किए। जब नहीं दबा तो वो लोगों को समझ में आ गया ब्रिटिशर्स को कि ये लोग नहीं मानेंगे, टैक्स तो दे रहे हैं लेकिन ये लोग अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में कोई छिड़कानी नहीं करने देंगे। फिर उन्होंने इस जो मुंडा मानकी गवर्नेंस सिस्टम था उसको लीगल अप्रूवल दे दिया। आई होप कि आप लोगों को सारा जो कहानी है समझ में आ गया होगा कि कनेक्शन कहाँ से है। ठीक है, तो इंडियाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, तो इंडिया का पहला डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था ये। कौन था? मुंडा मानकी गवर्नेंस सिस्टम। आगे देख लेते हैं कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन आपका हो ट्राइब के बारे में। तो हो का मीनिंग क्या होता है? तो हो का जनरल मीनिंग होता है ह्यूमन यानी कि एक इंसान, ह्यूमन बीइंग। ठीक है, झारखंड का फोर्थ लार्जेस्ट ट्राइब है। ठीक है, बताएंगे कमेंट में कि झारखंड का पहला सबसे बड़ा ट्राइब कौन है। ठीक है, पॉपुलेशन इनका 9.28 लाख है। ठीक है, जो कि टोटल आबादी झारखंड का है उसका 10.73% है। ठीक है, एक्सपेंशन इसका कहाँ है? कोल्हान वाले रीजन में। कोल्हान वाले रीजन कहाँ है हम लोग देखेंगे। जैसे झारखंड में आपका ये झारखंड का हम लोग मैप बना लेते हैं, तो ये होगी आपका संथाल परगना वाला डिवीज़न, ये हो गया पलामू डिवीज़न। ठीक है, ये हो गया नॉर्थ छोटा नागपुर, ये हो गया साउथ छोटा नागपुर, और ये वाला जो डिवीज़न आ जाता है ना, इसी को बोलते हैं कोल्हान डिवीज़न। कोल्हान, जिसमें
आपका ईस्ट सिंहभूम और वेस्ट सिंहभूम आ जाता है, ठीक है। और सरायकेला खरसावां, इसी को बोलते हैं आपका कोल्हान। तो इसी इलाके में जनरली ये रहते थे। कौन रहते थे? हो ट्राइब के लोग। इनका रेस क्या है? रेस इनका ऑस्ट्रिक है। जैसे मंगोलियन रेस है, आप देखेंगे, जो कि आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। द्रविडियन रेस के लोग हैं जो कि साउथ इंडिया में है। तो उसी तरह ऑस्ट्रिक रेस के लोग नॉर्थ इंडिया में लाई करते हैं, ठीक है। इनका लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज भी इनका हो है, ट्राइब भी हो है, लैंग्वेज भी हो है। और इनका स्क्रिप्ट क्या है? तो स्क्रिप्ट इनका वारांग चीती है। थोड़ा सा डिफरेंट साउंड करता है, लेकिन आप लोग को याद करना होगा, क्योंकि ट्राइबल लैंग्वेज है तो इनका थोड़ा सा साउंड भी दूसरा टाइप का होता है। वारांग चीती क्या है? वारांग चीती। इसको किसने डेवलप किया था? डॉक्टर लोको बोद्रो। कौन डेवलप किया था हो स्क्रिप्ट को, आपका वारांग चीती स्क्रिप्ट को? तो डॉक्टर लोको बोद्रो, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद आ जाते हैं इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका 3 टियर था, 3 टियर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। इसमें सबसे पहले था आपका स्मॉलेस्ट यूनिट, जो हम लोग देखते आते हैं शुरू से, विलेज लेवल, ठीक है। तो विलेज लेवल पर हेड कौन होता है? मुंडा होता है, जैसा कि हम लोग मुंडा एडमिनिस्ट्रेशन में देखे थे। बाकी में और कौन होता था? महतो होता था। तो किसी में आपका क्या बोलते हैं, और क्या क्या होता था, मानकी होता था, ऊपर में आगे हेड हाथू मुंडा होता था। लेकिन इसमें क्या हेड है? मुंडा, मुंडा हेड है विलेज का। और इसका असिस्टेंट जो होता था उसको डाकुआ बोलते थे। क्या बोलते थे? डाकुआ। विलेज हेड यानी मुखिया कौन हो गया? मुंडा। और उसका असिस्टेंट कौन हो गया? डाकुआ, ठीक है। फिर हम लोग 7 से 12 गांव, 7 भी गांव हो सकता है, 8 भी गांव हो सकता है, 10 गांव या 12 गांव, इनमें से किसी भी गांव का समूह, मान के चलिए 7 गांव का समूह है, कोई 8 गांव का समूह है, कोई 10 गांव, कोई 12 गांव, कोई 11 गांव। तो जब कम से कम उसका स्ट्रेंथ 7th होना चाहिए और मैक्सिमम 12th होना चाहिए गांव का, तब वो जाके एक पीर का फॉर्मेशन करता है। क्या का फॉर्मेशन करता है? पीर या फिर पाढ़ा, जो कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। पीर या फिर पाढ़ा, ठीक है। तो पीर या पाढ़ा में हेड 2 होते हैं, ठीक है। और सब में हम लोग देखें कि एक हेड होते थे, इसमें मानकी या फिर पाढ़ा राजा ये सब होते थे, या फिर भूयारी होते थे। इसमें कौन है? 2 हेड है। जो कि जुडिशियल मैटर देखते हैं वो पीर पंच है, जैसे सरपंच होते हैं उसी तरह का पीर पंच है। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सारा वर्क देखते हैं वो मानकी है। जैसे और भी हम लोग आपका और भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पढ़े हैं, जैसे मुंडा, इस सब में हम लोग देखें कि मानकी होते हैं। तो इसमें भी मानकी है, लेकिन इसमें जुडिशियल वर्क देखने के लिए एक अलग से ऑफिसर है जिसको पीर पंच कहते हैं, ठीक है। अब अगर कोई मैटर है जो कि यहाँ पर भी सॉल्व नहीं हो पाया, विलेज में सॉल्व नहीं हुआ, तो फिर वो कहाँ चला जाएगा? आपका पीर पंच में चला जाएगा। और पीर पंच में भी वो सॉल्व नहीं हुआ तो मैटर कहाँ जाएगा? 3 मानकी में जाएगा। यानी कि 3 मानकी बैठेंगे, 3 मानकी, जैसे बहुत सा ग्रुप रहता है जिसमें कि मान कोई 7 गांव का मानकी है, कोई 8 गांव, कोई 10 गांव, कोई 12 गांव का मानकी है। तो 3 मानकी बैठेंगे और इस मैटर को सॉल्व करेंगे। ये फाइनल कोर्ट ऑफ अपील होगा, फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। इसका डिसीजन फाइनल होगा, ठीक है। आगे देखते हैं डिटेल में जितने भी ऑफिसर हैं उनके क्या इम्पोर्टेंट वर्क है। जैसे मुंडा है जो गांव का हेड होता है, उसका काम क्या है? हेड ऑफ विलेज है। जुडिशियल पावर प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दोनों है, ठीक है। जो गांव में छोटा मोटा पीटी क्राइम होता है या जो भी आपसी मतभेद होता है उसका ये डिसीजन सुना सकता है, फैसला कर सकता है, रेंट कलेक्ट कर सकता है, सेटलमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, जो भी खाली पड़ा ज़मीन है उसका सेटलमेंट कर सकता है कि वो किसको देगा। जैसे कहीं पर कोई ज़मीन है, मान के चलिए यहाँ पर एक ज़मीन है जो कि खाली पड़ा हुआ है, ठीक है, खाली है,
खाली ज़मीन है। तो यहाँ पर एक मान के चलिए राम का ज़मीन है, तो सबसे पहला हक हो सकता है कि ये इसको दे दे। ये पावर किसके पास है देने का ज़मीन को? राम को दे दे या फिर श्याम को दे दे। श्याम का ज़मीन यहाँ पे है। तो पहला हक जब हम लोग CNT SPT देखेंगे तो उसमें हम लोग सेटलमेंट वाला पूरा पोर्शन को देखेंगे। हर एक सेक्शन को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे मिलता है ज़मीन को सेटलमेंट में। पहला जो बगल में जो भी किसान होता है उसी का हक होता है बगल वाला ज़मीन में, लेकिन फाइनल पावर किसको होता है कि बगल में तो दोनों है, राम भी है श्याम भी है, तो किसको मिलेगा ज़मीन? इसको डिसाइड कौन करेगा? मुंडा करेगा, जो गांव का हेड होता है। फिर इनका असिस्टेंट है आपका डाकुआ। डाकुआ को क्या काम करेगा? एक तो असिस्टेंट है, एक मैसेंजर का काम करेगा। गांव वाले के बीच में जो भी गांव का मसला है, प्रॉब्लम है, उसको लेके मुंडा के पास जाएगा, और मुंडा का जो भी डिसीजन है या जो भी नया आदेश है उसको लेके किसके पास जाएगा? गांव वालों के पास लेके जाएगा। समटाइम ये दूसरे गांव के मुंडे के पास लेके जाएगा, या फिर आपका जो पीर पंच है उसके पास लेके जाएगा। तो कुल मिला के ये मैसेंजर का काम करता है। आगे देखते हैं रिलीजियस हेड कौन है? देवरी। देवरी, ठीक है। ये सारा रिलीजियस गांव का जितना भी रिलीजियस वर्क होता है, सेक्रीफाइजेस, जितना भी तरह का सेक्रीफाइजेस, फीस, आपका ओकेजन, सबको देखता है, ठीक है। पनिशमेंट देता है फॉर रिलीजियस ऑफेंस। इसके पास मतलब जुडिशियल पावर भी है। जो भी रिलीजियस ऑफेंस है उसके लिए ये पनिशमेंट भी सुना सकता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में हम लोग क्या देखे थे कि रिलीजियस हेड कौन होता था? या तो पाहन होता था, बैगा होता था, ये सब होता था। लेकिन इसमें कौन है? देवरी है, ठीक है। तो इसका भी एक असिस्टेंट होगा, क्योंकि अकेले मान के चलिए कहीं मेहमान चला गया तो गांव में रिलीजियस वर्क को कौन देखेगा? तो उसके जगह में एक असिस्टेंट होता था, इसका नाम है यात्रा देवरी, जो कि इसको असिस्टेंट करता था और इनके एब्सेंस में इनका पूरा काम को संभालता था। देवरी रिलीजियस हेड, उसका असिस्टेंट यात्रा देवरी, ठीक है। आगे देखते हैं पीर पाढ़ा लेवल, यानी कि पाढ़ा लेवल देखते हैं। इसमें सबसे पहले मानकी होते हैं, ठीक है, जो कि हेड ऑफ पाढ़ा होते हैं, ठीक है। और पीर पंच होते हैं जो कि जुडिशियल हेड होते हैं। सारी जस्टिस से रिलेटेड जो भी मामला होता है उसको आपका पीर पंच देखते हैं। और सारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऊपर हम लोग देख चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जितना मैटर होता है उसको मानकी देखते हैं। और एक होते हैं तहसीलदार। तहसीलदार एक इम्पोर्टेंट ऑफिशियल है। वो क्या देखते हैं? वो देखते हैं रेवेन्यू से रिलेटेड मैटर, टैक्स से रिलेटेड मैटर देखते हैं। टैक्स कलेक्शन से रिलेटेड सारा मैटर कौन देखते हैं? फाइनेंस, मान के चलिए फाइनेंस, इजी लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा। असिस्टेंट होते थे ये किसके? मानकी के। मानकी के असिस्टेंट होते थे और रेवेन्यू से रिलेटेड सारा मैटर देखते थे। आगे देखते हैं 3 मानकी में क्या होता था। 3 मानकी है कमिटी ऑफ 3 मानकी होता था। ये लोग क्या करते थे? आपका रिजोल्व करते थे जो इशू आपका पीर पंच में सोल्व नहीं होता था। मान के चलिए कोई केस है, वो आपका विलेज लेवल पर सोल्व नहीं हुआ, तो वो कहाँ चला जाएगा? पीर पंच का कोर्ट में चला जाएगा। यहाँ भी सोल्व नहीं हुआ तो 3 मानकी में चला जाएगा। तो यही सारा कहानी है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन ऐसा पैटर्न में, ऐसा आपको सारा डिटेल में कोई भी बुक में आपको जल्दी नहीं मिलेगा, जो कि मैंने सबको एक जगह कंपाइल करके रखा है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी इनमें से जो मैंने समझाया है, इसमें से कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आता है तो उसको कमेंट कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो शुरू करने से पहले मैं उस चीज़ को फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू।